Good morning, everyone, and welcome to the class. We are going to start the revision of the last chapter of the first book, that is globalization. And you must be aware that two chapters, that is chapter 7 and 8, security, and the chapter related with the environment, these two chapters have been deleted from your syllabus. So now we come to the last chapter, and the globalization. We are going to understand what is globalization, the concept of globalization, what we can see what are the factors which led to this globalization, what are the consequences of the globalization, and what is India, how India's reaction towards this globalization, and how this all these things are happening and what changes these are making. So in this way, we are going to start the chapter. First of all, we all are aware of this globalization, as we have studied in that disintegration of USSR. From that chapter, we have some idea about this the process of globalization, because what happened that with the disintegration of USSR, what happened, it was actually the end of the Cold War, because both the superpowers were there, and they were supporting different ideologies, the opposite ideologies. US was with the capitalism and USSR with the socialism. And we have seen that what is the basic difference between capitalist economy and socialist economy. The basic difference is कि जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है वहाँ पर जो इकोनॉमी होती है दैट इज़ क्लोज्ड इकोनॉमी. क्लोज्ड इकोनॉमी इट मीन्स कि वहाँ पर ना तो बाहर से कुछ आता है ना अंदर से कुछ जाता है ना. नो इंटरैक्शन विद द आउटर वर्ल्ड. दैट इज़ द ट्रू सोशलिस्ट कंट्री जो होती है, जो प्योर जिसको हम सोशलिस्ट कंट्री कहेंगे, उसका यही थीम होता है कि आउटर वर्ल्ड से वो बिल्कुल अलग होके रहते हैं, है ना. तो we have seen so many problems, so many difficulties arose in the erstwhile USSR, and that is the reason that the country disintegrated. वो survive नहीं कर पाई, क्योंकि उसका main reason जो था वो यही था. इकोनॉमी जो मॉडल उन्होंने अडॉप्ट किया था कि इकोनॉमी बिल्कुल क्लोज होनी चाहिए, ना तो बाहर से कैपिटल आएगा, ना तो बाहर से थिंग्स आएंगे, ऑब्जेक्ट्स, ना तो इम्पोर्ट होगा ना एक्सपोर्ट होगा, ना तो कैपिटल बाहर से आ रहा है, ना पीपल को बाहर से आने दे रहे, ना आइडियाज़ को बाहर से आने दे रहे थे. हर तरह से उसको क्लोज करके रखा हुआ था. और इस तरह की जो भी सिस्टम होगी वो उसको सर्वाइव करना ही नहीं है, उसको कोई ख़त्म होने से रोक ही नहीं सकता है ना. तो ये चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि जिसका एंड होना बिल्कुल भी, जिसको हम कहेंगे कि होना ही था वो. ठीक है. तो विद द एंड ऑफ द यूएसएसआर ये समझ में आया कि वो दैट वाज द विक्ट्री ऑफ द कैपिटलिज्म, द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म एंड कैपिटलिज्म. द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी. अगर हम उसमें पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को भी शामिल कर देते हैं तो वो डेमोक्रेसी की भी एक तरह से जीत थी, कैपिटलिज्म की जीत थी, और लिबरलिज्म की जीत थी. तो अब क्या हुआ कि आफ्टर 1991 सोशलिज्म हार गया, सोशलिज्म खत्म हो, मतलब खत्म हम नहीं कहेंगे, अभी भी वी हैव सोशलिस्ट कंट्रीज स्टिल, बट जो लड़ाई थी, जो कोल्ड वॉर था, उसमें सोशलिज्म का एंड हो जाता है ना. तो अब 91 के बाद से हमने क्या देखा, यूएस की हेजेमनी स्टार्ट होगी. एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, है ना. हर कुछ इंटरकनेक्टेड है, और जब हम चीज़ों को इस तरह से इनकी इंटरकनेक्टिविटी को समझेंगे, देन ओनली वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स एज अ होल, है ना. उसको चीज़ों को उसके होल में समझने से हम हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा अच्छी होगी, वो हमारे लिए बहुत अच्छी होगी. तो डिसइंटीग्रेशन होता, कोल्ड वॉर था, देन डिसइंटीग्रेशन होता है, देन यूएस की जो हेजेमनी है वो इस्टेब्लिश हो जाती है, यूएस का डोमिनेंस इस्टेब्लिश हो जाता है. यूएस के जैसा कोई भी पावरफुल कंट्री नहीं है आज के डेट में, ना तो मिलिटरली, ना इकोनॉमिकली, ना टेक्नोलॉजिकली, ना कल्चरली. in every sphere of life US is the ultimate powerful. ठीक है.
अब क्या है, यूएस की इकोनॉमी क्या है? यूएस की इकोनॉमी है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. With its hegemonic condition, the US is in such a position that it can compel the whole world to follow such rules that will be beneficial for the America. ठीक है, वो आज इस पोजीशन में है अमेरिका कि वो हर कंट्री पर इस बात के लिए प्रेशर डाल सकता है कि वो ऐसे पॉलिसीज अडॉप्ट करें जिससे कि अमेरिका को फ़ायदा हो. ठीक है, तो और ये किसके थ्रू करता है? क्या उसके टूल्स हैं? उसके टूल्स हैं WTO, उसके टूल्स हैं IMF, है ना. ये उसके these are the agencies of US, we can say. US उसको अपने टूल बना करके उनको यूज़ करता है. तो हम पे जो प्रेशर आता है वो कहाँ से आता है? वो IMF से आता है, वो वर्ल्ड बैंक से आता है, वो WTO से आता है. और ये डलवाता कौन है प्रेशर हम पे? वो अमेरिका डलवाता है. ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया का जो इकोनॉमी है वो किधर हम बढ़ रहे हैं? वी आर मूविंग टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन की कोई भी बंदिश नहीं होनी चाहिए. जो आना जाना हो रहा है वो नहीं रुकना चाहिए. न तो चीज़ों का आना जाना, न आइडियाज़ का आना जाना, न कैपिटल का आना जाना, न लोगों का आना जाना. एवरीथिंग शुड बी ओपन. तो ये इसी को हम ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो क्या हो रहा है कि पूरी जो वर्ल्ड है वो एक हो गई है. जो डिस्टेंस थे, जो हर्डल्स थे एक होने में, वो आज खत्म हो गई है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो यही है ग्लोबलाइजेशन, जो जिसके स्टार्ट होने के पीछे रीजंस तो हम यही देंगे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया इतना ज़्यादा, इंटरकनेक्टिविटी बढ़ गई बहुत ज़्यादा. लेकिन जो अगर हम मेन रीज़न देखें तो वो है USSR का ख़त्म होना. इसी कारण जो अमेरिका है वो इस कंडीशन में है कि वो हम पे अपने हिसाब से हमसे चीज़ों को करवाता है. बट एट द सेम टाइम वी शुड ऑल्सो कीप इन माइंड कि ये इसको हम सिर्फ निगेटिव टर्म्स में नहीं ले सकते हैं कि ये अमेरिका के कारण हमें ऐसा करना पड़ा. एक्चुअली वी कैन से दिस इज़ द नीड ऑफ द दिस इज़ द डिमांड ऑफ द टाइम. ये समय की मांग है और समय से पीछे हम नहीं चल सकते हैं. समय जो होता है ना वो ग्लोबलाइजेशन का टाइम आ चुका है और हम ग्लोबलाइजेशन के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, बट हम ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते आज के समय में. वी कैन नॉट डिनाई, वी कैन नॉट गो बैक. हम पीछे नहीं जा सकते हैं, हमें आगे ही जाना होगा. तो ग्लोबलाइजेशन को हम नेगेटिव टर्म्स में नहीं ले सकते हैं कि ये हम पे इम्पोज ही किया गया. अगर इम्पोज मानते भी हैं तो भी ये हमारे लिए भी बेनिफिशियल है. इट्स नॉट ओनली बेनिफिशियल फॉर द कंट्री लाइक अमेरिका, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर कंट्री लाइक अस ऑल्सो. तो इसको हम निगेटिव टर्म्स में ही सिर्फ सोच के नहीं चलना है कि ये एक तरह का हम पे प्रेशर डाल के हमें ओपन करवाया गया हमारी इकोनॉमी को. इसको हम कहेंगे कि ये समय जो था टाइम के साथ चेंज होना अल्टीमेट इम्पॉर्टेंट हो जाता है. बिकॉज चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट. चेंज ही तो है जो कि कांस्टेंट रहता है. चेंज के अलावे कुछ भी कांस्टेंट नहीं है. जस्ट कंसिडर द सेंटेंस, change is the only constant. और यही चेंज नहीं हुआ USSR में, जिसके कारण से बिकॉज ऑफ दैट USSR वाज डिसइंटीग्रेटेड. जो बदलेगा नहीं वो खत्म हो जाएगा. दिस इज वी कैन से कि ये नेचुरल चीज़ें हैं. ये चीज़ें हम नेचर से सीखते हैं, बदलाव.
तो अगर हम बदलेंगे नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये जो जिस चेंज की हम बात कर रहे हैं, ये यही ग्लोबलाइजेशन है जो कि आज के डेट में हम जिसको ना नहीं कह सकते हैं, ठीक है। और हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो ग्लोबलाइजेशन का जो हमें नज़र आता है, मैनिफेस्टेशन जिसको हम कहेंगे, मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, हाउ वी कैन सी ग्लोबलाइजेशन इन आवर डे टू डे लाइफ। कहाँ पर दिखता है हमें ये ग्लोबलाइजेशन, कैसे दिखता है, इसको हम कहते हैं मैनिफेस्टेशन। ओके, मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कहाँ दिखता है ये ग्लोबलाइजेशन? हमें दिखता है, ये तब दिखता है जब हम देखते हैं कि जनार्दन he works in a call center, okay, and when does he leave for his job? He leaves late in the evening for work. जब शाम में लोग people used to come back from their work, at that time he used to go for his work, okay. और जब when he reaches his workplace, this Janardhan becomes John. जनार्दन क्या बन जाता है? जॉन बन जाता है। एंड द मोमेंट ही रीचेज हिज ऑफिस, हिज लैंग्वेज, हिज एक्सेंट, एवरीथिंग चेंज। इट सीम्स कि वो एक दूसरा इंसान बन गया, उसका नाम चेंज हो गया, उसकी लैंग्वेज चेंज हो गई, उसका एक्सेंट चेंज हो गया, एवरीथिंग इज चेंज्ड। एंड ही इज in his office, he is communicating with his clients. And where are these clients? These clients are living thousands of miles away. वो clients उसके सामने नहीं बैठे। It is through technology, the clients are connected to John or Janardhan, who are sitting thousands of miles away from Janardhan. Okay. And then he works the whole night. And why he works in the night only? Geography will come here, because we have seen his clients are thousands of miles away. So he is in India, but his clients are not in India. His clients are in a different continent, maybe in America, maybe in Europe. So we all know, because of rotation of Earth, when we are having daytime, at that time at the other part of the globe there is night time. In the similar way, जब हमें हमारे सामने जब हम नाइट टाइम को फेस कर रहे होते, तो एट दैट टाइम डे टाइम इज देयर एट द अदर पार्ट, जिसको हम यूएस कह सकते हैं, यूरोप कह सकते हैं। ये टाइम का जो वेरिएशन होता है, वी ऑल नो दिस। तो इसलिए जनार्दन जो है वो रात में इसलिए वर्क करता है, बिकॉज जब हमारे यहाँ रात होता है तो उसके जो क्लाइंट्स हैं उनके यहाँ डे टाइम होता है, उसके जो कस्टमर्स हैं उनके यहाँ डे टाइम होता है, ठीक है। तो अब जनार्दन जो उसके जो कस्टमर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, जिनके साथ वो डील कर रहा है, क्या इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ही बी एबल टू मीट दोज क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स फिजिकली? कभी क्या उनसे वो मिल सकता है आमने सामने? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। वो हर दिन इसी तरह से काम करता है, और इवन उसके हॉलीडेज भी जो हैं, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट, बिकॉज हिज क्लाइंट्स आर इन अमेरिका, हिज क्लाइंट्स आर इन यूरोपियन कंट्रीज। तो वहाँ जो हॉलीडे होता है उसके अकॉर्डिंगली इनको हॉलीडे मिलता है, न कि अपने कंट्री के अकॉर्डिंगली। तो ये क्या है, ये हमें क्यों ऐसा हो रहा है? हमारी कंट्री में ऐसे लोग को जॉब कैसे, कहाँ से मिल रहा है, क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन।
दिस इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यहाँ हमें ग्लोबलाइजेशन दिखाई देता है, हम उसको देख सकते हैं कि यस दिस इज ग्लोबलाइजेशन व्हेन जनार्दन बिकम्स जॉन, when Janardhan start speaking different language and different accent, when Janardhan works the whole night, when Janardhan the client and customers of the Janardhans are thousands of miles away, when Janardhan does not get holiday on the festivals of our country, but instead he gets holiday according to the festivals, according to the holiday of that country where his clients are belonging. ये है मैनिफेस्टेशन। इसी तरह से नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम देखेंगे, उसमें भी ये मैनिफेस्टेशन ही है। और यहाँ पर फर्स्ट वाला जो हम जनार्दन को जहाँ पर हमने देखा, वो जनार्दन जो है वो क्या कर रहा है, सर्विस का ये ग्लोबलाइजेशन है। क्लाइंट बैठा है यूएस में, यूरोप में, और उसको डील कर रहा है जो इंडिया में बैठा है। क्यों? क्योंकि ये सर्विसेज जो हैं वो हमारे ग्लोबलाइज हो गए हैं। अब ऐसा कुछ भी नहीं रह गया है कि जो एक कंट्री ही अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी। जैसे अमेरिका के जो पर्टिकुलर किसी कंपनी के जो चीज़ों को परचेज किया है किसी ने, जो कस्टमर है, उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो इट्स नॉट कि दे कैन टॉक ओनली टू दोज हु आर लिविंग इन दैट कंट्री, है ना। जो कॉल सेंटर्स होते हैं, जो हमारे जिनको हम जैसे किसी बड़ी जो कंपनीज होती हैं, उन सब के कॉल सेंटर्स होते हैं। क्यों होते हैं? इसी पर्पज से होते हैं कि जो भी कस्टमर केयर सर्विसेज, कस्टमर को प्रॉब्लम्स आ रही है वो उसको डील कर सके। तो ये सर्विसेज का ग्लोबलाइजेशन हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं जो एग्जाम्पल है, उसमें हम क्या देख रहे हैं कि रामधारी इज अ पर्सन who has gone for shopping। ठीक है, अब उसको why has he gone for shopping? Because he has to purchase a birthday gift। ठीक है, उसकी 9-year-old daughter है and he has to purchase a birthday gift for his daughter। Okay, now he has promised her a small cycle। Okay, now as he has promised her, तो अब वो साइकिल सर्च कर रहा है मार्केट में। ठीक है, और जब वो सर्च कर रहे हैं मार्केट में रामधारी, तो उनका 2 क्राइटेरिया है। एक तो ये क्राइटेरिया है कि प्राइस जो है वो अफोर्डेबल हो, प्राइस कम हो, है ना। एवरीवन थिंक्स लाइक दैट ओनली, कि कम प्राइस में हमको अच्छी चीज़ मिल जाए, क्वालिटी रीजनेबल हो, क्वालिटी भी रीजनेबल हो और प्राइस भी अफोर्डेबल हो। ठीक है, तो इस तरह से वो काफ़ी उसने देखा कि कौन सा खरीदा जाए, क्या नहीं किया जाए। फाइनली ही बाय अ साइकिल। ओके, अब वो जो साइकिल उसने परचेज किया, दैट साइकिल इज एक्चुअली मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। ठीक है, साइकिल जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हुआ है, लेकिन उसकी जो मार्केटिंग हो रही है वो कहाँ हो रही है? वो इंडिया में हो रही है। ठीक है, अब ये जो चाइना में बना हुआ साइकिल है उसको रामधारी परचेज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि रामधारी जो है वो सेटिस्फाइड है कि प्राइस भी अच्छी उनको मिल गई और क्वालिटी भी अच्छी मिल गई। ठीक है, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई और वो उसको परचेज कर लेते हैं। तो इसी तरह से जब लास्ट ईयर उनकी बेटी का बर्थडे था, उनकी डॉटर का बर्थडे था, तो एट दैट ईयर ऑल्सो ही बॉट हर अ बारबी डॉल, है ना। उसके लिए उन्होंने एक बारबी डॉल खरीदा था। और ये जो बारबी डॉल थी, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ था वो कहाँ हुआ था? यूएस में। ठीक है, बट वो सेल कहाँ हो रही थी? इंडिया में। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि हमारी कंट्री में सिर्फ हमारे कंट्री की बनी हुई चीज़ें ही हमें मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि मूवमेंट ऑफ कमोडिटीज हो रही है। एक वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो सामान बन रहा है वो इट रीचेज सेकेंड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो जैसे यूएस में बारबी डॉल मैन्युफैक्चरिंग हुई, वो इंडिया में उसकी सेलिंग हो रही है। सामान बना यूएस में, बट उसकी जो मार्केट है वो इंडिया है। इसी तरह से जो साइकिल है उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ चाइना में, बट उसकी जो सेलिंग हो रही है, मार्केटिंग हो रही है, वो इंडिया में हो रही है। तो इस तरह से ये जिसको हम कहेंगे कि ये क्या है? ग्लोबलाइजेशन ऑफ कमोडिटीज जो है वो उनका आना जाना हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो आता है उसको हम क्या कहते हैं कि
इट इज़ ऑल्सो अ मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसमें क्या हो रहा है, सारिका सारिका इज अ गर्ल हु इज़ अ फर्स्ट जनरेशन लर्नर। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन लर्नर का मतलब होता है जो कि उसके पहले के जो जनरेशन के लोग थे वो नहीं पढ़े थे, वो पहली है अपने जनरेशन में, अपने परिवार में फर्स्ट जनरेशन है जो कि जिसने पढ़ाई लिखाई की है। ठीक है, एंड उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है स्कूल में, कॉलेज में, काफ़ी वो हार्ड वर्किंग गर्ल है और बहुत अच्छे रिजल्ट से वो पास हुई है। और उसके बाद क्या होता है कि आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम द कॉलेज सी गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू टेक अन अ जॉब। ठीक है, अब उसको जॉब मिल रहा है और वो एक इंडिपेंडेंट कैरियर अपना स्टार्ट कर सकती है, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि उसके फैमिली का ये ट्रेडिशन नहीं है कि जो वुमेन है वो जॉब करें और अपने करियर को परसू करें और इस तरह से मतलब एक इंडिपेंडेंट लाइफ जिसको हम कहें कि वो लीड करें। ऐसा नहीं है उनके फैमिली का ट्रेडिशन। अब उसके कुछ जो फैमिली मेंबर्स हैं वो अपोज कर रहे हैं कि शी शुड नॉट डू द जॉब, शी शुड नॉट मेक यूज ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी। जो उसको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रहा है उसको उसे नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे फैमिली के ट्रेडिशन के अगेंस्ट है। ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत जो डिफरेंट व्यूज़ हैं फैमिली में वो हर कोई रखता है, उस पर काफ़ी प्रेशर डाली जाती है इस बात के लिए कि वो जॉब ना करे। बट फाइनली क्या होता है कि सी डिसाइड्स टू गो अहेड, वो रुकती नहीं है और उसके उसे जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो उसको यूज़ करना चाहती है। तो यहाँ पर हम जो ग्लोबलाइजेशन है वो हमको कहाँ नज़र आ रहा है, ये हमको नज़र आ रहा है आइडियाज़ का ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। आइडियाज़ जो है वो बाहर से आ रहे हैं, आइडियाज़ का आना जाना हो रहा है। हमारी सोसाइटी जो है उसमें दिस वाज द कंडीशन ऑफ आवर सोसाइटी। ऐसी बात नहीं है कि सारिका इज़ द ओनली गर्ल, वी ऑल हैव फेस्ड सच सिचुएशन। हमने अपने जनरेशन में फेस किया या हमारे पीछे के जनरेशन में जो हमारी वुमेन थी उन्होंने फेस किया। बट हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी जनरेशन में तो ये आया ही ये प्रॉब्लम। हमारे यहाँ जो सोसाइटी का जो ट्रेडिशन है वो यही कहता है कि जो वुमेन है दे शुड बी कन्फाइंड इन द हाउस होल्ड वर्क्स ओनली, एंड जो मेल मेंबर्स हैं जो घर के बाहर के काम है वो उनको करना है। ये इसके पीछे नेचर का भी बहुत वो दिया जाता है, बेसिस दिया जाता है, बट एक्चुअली नो नेचुरल बेसिस इज देयर। ठीक है, कोई भी ऐसा ये नहीं होता है और इन चीज़ों को अब एक्सेप्ट कर लिया गया है। लेकिन ये एक्सेप्टेंस जो आज हम देख रहे हैं, जो कि हमें मिल चुका है कि वुमेन जो है वो जॉब कर रही हैं, इंडिपेंडेंट लाइफ अपना लीड कर रही हैं, ये कैसे हुआ? इसलिए हो पाया क्योंकि हमारे आइडियाज़ जो बंद थे वो खुल गए। कैसे खुले? क्योंकि बाहर से जो आइडियाज़ हैं वो उसको हम अंदर आने दे रहे हैं। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट यूएसएसआर। यूएसएसआर में क्या होता था कि जो बाहर की चीज़ें हैं उसको अंदर आने ही नहीं दिया जाता था। इवन आइडियाज़ वहाँ पे बुक्स पे बैन लगते थे और आज के समय तो सोशल मीडिया तो उस समय थी ही नहीं, 91 के पहले की बात हम कर रहे हैं। तो किसी भी तरह का बाहर का जो न्यूज़ है ना उसको नहीं आने दिया जाता था। तो जब हम जानेंगे ही नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है तो हम बदलेंगे ही नहीं। लेकिन वो सिचुएशन जो है वो अल्टीमेटली किसी न किसी तरह से तो ख़त्म होगी ही होगी, चाहे वो वायलेंटली ख़त्म हो, चाहे वो अगर बाहर से आइडियाज़ को आने देंगे तो वो धीरे धीरे अच्छे तरीके से ख़त्म होगी, है ना। बट जैसे यूएसएसआर में डिसइंटीग्रेट अचानक से हो गया, ख़त्म हो गया यूएसएसआर। तो ये आइडियाज़ का आना जाना जो हो रहा है दैट इज़ बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आज हमें बिल्कुल भी पता होता है कि दुनिया के किस हिस्से में क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, किस तरह की जो भी हमारा इंटरेस्ट एरिया है उसके रिगार्डिंग हमें हर तरह की न्यूज़ अवेलेबल है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे दिमाग को खोलते हैं। माइंड जो है वो हमारा ओपन हो जाता है, हमारे माइंड में जो न्यू आइडियाज़ हैं वो आते हैं। और इस कारण से हम देखते हैं कि सारिका हैज़ डिसाइडेड टू गो अहेड विद दैट अपॉर्चुनिटी। तो ये है ग्लोबलाइजेशन। ये हम देखते हैं कि इस तरह से
जो ग्लोबलाइजेशन है वो हमारे सामने मैनिफेस्ट होता है, ठीक है, रियल लाइफ में हम इसको देखते हैं। इसके अलावा भी कुछ कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं विच आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, लाइक जो फार्मर्स हैं उनके बारे में एक न्यूज़ है कि दे हैव कमिटेड सुसाइड। वाई दे हैव कमिटेड सुसाइड? बिकॉज देयर क्रॉप्स फेल्ड, ठीक है। क्रॉप फेलियर होना मतलब बिकॉज ऑफ फ्लड और बिकॉज ऑफ लेस रेनफॉल, या फिर पेस्ट के कारण, इंसेक्ट्स के कारण क्रॉप्स जो है वो फेल होना बहुत ही नेचुरल चीज़ है, होती है। तो क्रॉप्स जब फेल हो जाती है तो फार्मर्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, बिकॉज इन ऑर्डर टू ग्रो दैट क्रॉप दे हैव टेकन लोन, है ना। अब जब क्रॉप अगर फेल हो गया तो फिर उनको क्या करना होगा? उनको उस लोन को रीपेमेंट, वो हाउ विल दे रीपे द लोन? दे विल नॉट बी एबल टू रीपे द लोन। तो उस तरह से ये क्रॉप फेलियर के कारण प्रॉब्लम में फंसते हैं, और ये प्रॉब्लम तब और भी ज़्यादा ग्रेव हो जाती है अगर उन्होंने इन ऑर्डर टू स्टार्ट द कल्टीवेशन दे हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी। लाइक अभी जिस इंसिडेंट की हम बात कर रहे हैं कि फार्मर्स ने सुसाइड किया, क्यों किया? क्योंकि उन फार्मर्स ने जो सीड्स खरीदा था वो बहुत ही एक्सपेंसिव सीड्स थी, और वो जो एक्सपेंसिव सीड्स थी उसको कहाँ से वो सप्लाई आया कहाँ से था? वो किसी MNC जो होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, वो उनके थ्रू उन्होंने खरीदा था। So these multinational companies are not confined to a single country, है ना। As the name suggests, multinational, वो कई सारी कंट्रीज को कंबाइन करके उनका काम होता है। तो ये जब MNCs जो होते हैं, इनकी जो ये सामान बेचते हैं, उनकी क्वालिटी तो अच्छी होती है बट वो प्राइस भी ज़्यादा होता है। और जो फार्मर्स हैं उन्होंने खरीदा ये MNC से सीड, और ये इस होप में खरीदा कि इस सीड से उनका काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन होगा, क्रॉप काफ़ी होगी, उनको बेनिफिट होगा, बट एक्चुअली क्रॉप फेलियर हो गया। अब वो जो सीड खरीदने के लिए उन्होंने लोन लिया था, अब हाउ विल दे पे द लोन? दे विल नॉट बी एबल टू पे द लोन। और ये एक तरह से जिसको हम कहते हैं डेब्ट ट्रैप, दे आर इन द डेब्ट ट्रैप। तो अब उससे बचने के लिए उनके सामने दे आर नॉट हैविंग एनी way how to come out of this trap, and that is the reason they have committed suicide. तो ये भी एक हम कह सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो बिकॉज पहले का जो समय था, अगर हम देखें तो सीड्स जो थे वो फार्मर्स वर नॉट परचेजिंग, उनको खरीदना नहीं पड़ता था। जो भी उन्होंने खेत में अपना प्रोड्यूस किया है उसी में जो सीड था वो उसी से प्रोड्यूस हो जाता था, उसी को वो यूज़ करते थे। और हर चीज़ जो था वो सिंपल था, है ना। खर्चे कम थे। तो ये प्रॉब्लम्स जो आज के समय में हम देख रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर भी जो है वो कैपिटल इंटेंसिव हो गया है, उसमें भी बहुत ज़्यादा कैपिटल लगाइए तो आपको फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ें जो है कि ग्लोबलाइजेशन से ये बढ़ रही हैं, है ना। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देन दूसरा चीज़ हम क्या देखते हैं कि जो एक इंडियन कंपनी है उसने एक बहुत ही बड़े राइवल कंपनी को परचेज किया है, ठीक है। और ये जो राइवल कंपनी है वो कहाँ की है? वो यूरोप की है। और जब इंडियन कंपनी ने इस यूरोप वाली कंपनी को परचेज किया तो देयर वाज प्रोटेस्ट बाय सम ऑफ द ओनर्स। जो ओनर है कंपनी के वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। ओनर्स मतलब हम ये कहेंगे कि जो जिनका स्टेक है इन द कंपनी, शेयर होल्डर्स, है ना। तो लेकिन जो और डिसीजन कौन लेते हैं? जो डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होती है कंपनीज की, वो डिसीजन लेते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे उन्होंने डिसीजन ले लिया कि उनको यूरोप वाली कंपनी को परचेज करना है, दो देयर वाज प्रोटेस्ट फ्रॉम द ओनर्स, ठीक है। ओनर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन फिर भी ये डिसीजन ले लिया गया कि कंपनी परचेज करेगी राइवल कंपनी को। तो दिस इज मतलब इंडिया की कंपनी है, ओनर्स जो है वो हमारे यहाँ पर स्टेक होल्डर्स हैं, लेकिन वो परचेज कर रही है यूरोप की कंपनी। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मैनिफेस्टेशन, वी आर डिस्कसिंग मैनिफेस्टेशन, ठीक है। हमने क्या डिस्कस कर रहा है? हम कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन को, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो रिटेल शॉपकीपर्स हैं उनके मन में डर है, दे आर फियरिंग
कि they would lose their livelihood if some major international companies open retail chains in the country. We are experiencing this. This is happening even in our city also. हमारे खुद के शहर में हम इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि ये चीज़ें हो रही हैं. जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इंटरनेशनल कंपनीज हैं, उनके रिटेल चेन्स जो हैं वो ओपन हो गए हैं, है ना. तो जैसे स्पेंसर है, उसका जो रिटेल चेन है वो हमारे बनारस में हमें दिखता है. तो ये क्या है, इस तरह के जब कंपनीज अपनी रिटेल शॉप अपनी खोलेंगे बनारस जैसे शहर में, तो यहाँ पर जो रिटेल शॉपकीपर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा डेंजर हो गया. they have become insecure कि अब तो people will purchase their daily needs items from those retail shop which are the part of the international company. क्योंकि वहाँ पर जब हम परचेज करने जाते हैं तो हमें कई सारे ऑफर्स मिलते हैं, प्राइस कम होता है, देन फ्री, एक पर एक फ्री, इस तरह के जो ऑफर्स होते हैं. वी हैव सीन ऑल दीज थिंग्स, हम लोग इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं. तो ये चीज़ें तो रिटेल शॉप जो लोकल शॉपकीपर्स हैं वो हमको अवेलेबल नहीं करा सकते हैं. तो ये प्रॉब्लम हम देख रहे हैं. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मैनिफेस्टेशंस ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन. Okay, so we will continue with our discussion of manifestation of globalization in the next class, and other topics will also be discussed in the next class.